नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कंपटीशन अड्डा पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ रहे थे, पिछले 2 पार्ट में हमने हृदय धमनी शिरा और रक्त के बारे में पढ़ा था। आज का जो पार्ट आधारित है वो है रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप के ऊपर। ब्लड ग्रुप्स के बारे में हम आज पूरी जानकारी ग्रहण करेंगे। जैसे ही ये टॉपिक हमारा एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो हम इसके लिए मॉक टेस्ट भी आपके लिए लेकर आएंगे। इसके बाद ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का पार्ट 3 आज जो हम पढ़ेंगे वो रक्त समूह रहेगा। और रक्त समूह के बाद ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद हम आपके लिए सर्कुलेशन सिस्टम का मॉक टेस्ट भी लेकर आएंगे। तो आपको ये नोटिफिकेशन मिलते रहें, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का जो टॉपिक है वो है मनुष्यों में रक्त समूह। मनुष्यों में ब्लड ग्रुप हमको देखना है कैसे कैसे रक्त को समूहों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली बात जो आती है वो है जो बांटा, रक्त को अलग अलग वर्गों में बांटा, वो बांटा था लैंडस्टीनर ने। जर्मनी के वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर जो थे, उन्होंने रक्त को समूहों में वर्गीकृत किया था। बात यह आती है कि किसके आधार पर, वो क्या बेस था, क्या आधार था जिसके आधार पर लैंडस्टीनर ने रक्त को समूहों में बांटा। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मनुष्य जो होते हैं उनकी आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं में एक विशेष ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है जिसे एंटीजन या प्रतिजन भी कहा जाता है। एंटीजन के आधार पर ही लैंडस्टीनर ने रक्त को 4 भागों में बांट दिया था। दोस्तों, ये एंटीजन जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। मानव की आरबीसी में जो एंटीजन पाए जाते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। इन दोनों एंटीजन के आधार पर ही रक्त को समूहों में वर्गीकृत किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। ये आगे हम देखेंगे कैसे रक्त को समूहों में बांटा, एंटीजन के आधार पर बांटा। आपको यहां पर याद क्या रखना है, एंटीजन कहां पाए जाते हैं, आरबीसी में पाए जाते हैं, और रक्त का जो वर्गीकरण किया गया है वो एंटीजन के आधार पर ही किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रक्त के प्लाज्मा में एक नई प्रोटीन खोजी गई जिसका नाम दिया गया एंटीबॉडी। एक बार फिर से आप लोग यहां पर याद रखेंगे कि एंटीबॉडी कहां पाई जाती है। आंसर आपका होना चाहिए प्लाज्मा में पाई जाती है। एक चीज और भी याद रखेंगे, एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है। एंटीबॉडी 2 प्रकार की होती है। इसको स्मॉल ए और स्मॉल बी से हम डिनोट करते हैं। एंटीजन एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के अपोजिट होती है, यानी जहां पर एंटीजन ए मिलेगा वहां पर एंटीबॉडी ए नहीं मिलकर एंटीबॉडी बी मिलेगी। ए के साथ स्मॉल ए और बी के साथ स्मॉल बी नहीं आ सकता है। देखते हैं क्या होगा अगर ये साथ आएंगे। तो एंटीजन ए के साथ अगर एंटीबॉडी स्मॉल ए या एंटीजन बी के साथ एंटीबॉडी स्मॉल बी कभी नहीं रह सकती है, क्योंकि इनके साथ आने पर रक्त एक चिपचिपे पदार्थ में बदल जाएगा जिसे रक्त का अभिश्लेषण भी कहा जाता है। जिसे रक्त का क्या कहेंगे दोस्तों, अभिश्लेषण। और अगर किसी व्यक्ति के अंदर रक्त का अभिश्लेषण हो गया तो उस आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसी कारण रक्त को चढ़ाने में ये ध्यान रखा जाता है कि कभी भी एंटीजन कैपिटल ए के साथ एंटीबॉडी स्मॉल ए नहीं आनी चाहिए और बी के साथ बी नहीं आना चाहिए। रक्त समूह को किस प्रकार बांटा गया है, आइए ये हम देखते हैं।
पहली जो चीज है, अगर किसी व्यक्ति में एंटीजन ए मिलेगा तो उसका रक्त समूह हो जाएगा ए। और जैसा कि मैंने बताया, एंटीबॉडी एंटीजन के विपरीत होती है, इस वजह से यहां पर ए रक्त समूह वाले व्यक्ति में एंटीबॉडी मिलेगी बी। इसी प्रकार बी एंटीजन है तो रक्त समूह बी और एंटीबॉडी हो जाएगी विपरीत यानी कि स्मॉल ए। अगर किसी व्यक्ति में दोनों ही एंटीजन मौजूद है यानी कि ए और बी दोनों ही मौजूद हैं तो यहां पर रक्त समूह हो जाएगा ए बी। लेकिन ए के साथ ए नहीं आ सकता, बी के साथ बी नहीं आ सकता, इस वजह से यहां पर एक भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। नेक्स्ट है, यदि किसी आदमी में एक भी एंटीजन नहीं है, कोई भी एंटीजन नहीं है, तो उस व्यक्ति का रक्त समूह हो जाएगा ओ। और लेकिन ओ में एंटीबॉडी जो है वो दोनों ही प्रकार की एंटीबॉडी ओ में पाई जाएगी। तो ये आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। जब भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रक्त चढ़ाते हैं तो ये ही ध्यान रखा जाएगा कि कभी भी एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी स्मॉल ए और एंटीजन बी के साथ एंटीबॉडी स्मॉल बी नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे रक्त का अभिश्लेषण हो जाएगा और ग्राही की मृत्यु हो जाएगी। दूसरा है, ग्राही का जो रक्त चढ़ाते समय क्या चेक किया जाएगा, उसका एंटीबॉडी चेक किया जाएगा और दाता का जो चेक किया जाएगा वो चेक किया जाएगा एंटीजन। दाता का एंटीजन चेक करेंगे और ग्राही की एंटीबॉडी चेक करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए, दाता का अगर रक्त समूह दाता का ए है और ग्राही की एंटीबॉडी बी है तो दाता का क्या चेक करेंगे, एंटीजन चेक करेंगे। ग्राही की क्या चेक करेंगे, एंटीबॉडी चेक करेंगे। दाता का एंटीजन हो जाएगा ए और ग्राही की एंटीबॉडी हो जाएगी स्मॉल ए। तो यहां पे आप देख सकते हैं, अगर रक्त हमने चढ़ाया तो ग्राही के अंदर कैपिटल ए और स्मॉल ए साथ में आएंगे, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो रक्त का अभिश्लेषण हो जाएगा। इसी कारण यहां पर हम रक्त नहीं दे सकते। यहां पर दाता का रक्त ग्राही को नहीं दिया जा सकता है। मेरे हिसाब से आपको यह सब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और उदाहरण आपके लिए यहां पर है, ताकि आप ये समझ सकें कि यहां पर जब हमारा आंसर आया है रक्त नहीं दे सकते, तो आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि सर चढ़ाने वाला एक एग्जाम्पल बताइए जब जहां रक्त चढ़ा सकते हैं। तो एक बार लेते हैं, दाता हमारा ए है और ग्राही हमारा ए बी है। दाता का एंटीजन, ग्राही की एंटीबॉडी। एंटीजन जो दाता में होगा वो आपको पता है ए रक्त समूह है तो एंटीजन भी हो जाएगा ए, और ग्राही में एक भी एंटीबॉडी नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी अभी हमने बताया ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। तो ए के साथ एंटीबॉडी यहां पर कोई भी नहीं है, तो ना तो स्मॉल ए है ना स्मॉल बी है, तो कोई खतरा ही नहीं है। हमको यहां पर ए के साथ ए नहीं आना चाहिए, यही देखना था, लेकिन यहां पर एक भी एंटीबॉडी नहीं है, यानी यहां पर हम रक्त चढ़ा सकते हैं। और ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि ए बी को सर्वाग्राही कहते हैं, लेकिन अगर मैं पूछूं कि क्यों सर्वाग्राही कहते हैं, ये बहुत कम बता पाते हैं। तो ए बी को सर्वाग्राही इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, और एंटीबॉडी किसकी चेक की जाएगी, ग्राही की। तो जिसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी वो सभी से रक्त ले सकता है, इस कारण ए बी को सर्वाग्राही रक्त समूह कहा जाता है। तो यहां पर हम रक्त चढ़ा सकते हैं, ये आप लोगों ने देखा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं रक्त समूह से, एक टाइप के क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं। माता या पिता का रक्त समूह आपको दिया जाएगा और बच्चों में संभावित रक्त समूह आपसे पूछा जाएगा। तो देखते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे हम उसको करेंगे। तो क्वेश्चन के माध्यम से यहां पर समझेंगे। क्वेश्चन हमारा है, यदि पिता का रक्त समूह ए बी तथा माता का रक्त समूह ओ हो तो इनकी संतानों में ए बी रक्त समूह पाए जाने की कितने प्रतिशत संभावना है। यानी अगर पिता ए बी है और माता ओ है तो कितने परसेंट चांस है, कितने प्रतिशत संभावना है कि हमारी उनकी संतान ए बी होगी। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 50%, 75%, 25% और 0%। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखते हैं। सबसे पहले हमको ये जो लिखे हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ये तरीका हमको लिखने का आना चाहिए। ए अगर रक्त समूह है
तो उसको IAIO या फिर IAIA से डिनोट करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर IAIO से ही डिनोट करना है, इससे सारा आंसर एक साथ आ जाएगा। इसी तरह से बी रक्त समूह को IBIO और IBIB से डिनोट करेंगे, यहाँ भी IBIO से डिनोट करना है। AB रक्त समूह को IAIB से डिनोट करेंगे और O रक्त समूह को IAIO से डिनोट करेंगे। ये आपको याद होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए। अब देखते हैं, पिता का रक्त समूह है AB और माता का है O। AB को डिनोट करते हैं IA और IB से, O को डिनोट करते हैं IOIO से। अब करना क्या है आपको, ये ध्यान से देखेंगे, IA को सबसे पहले IO के साथ मिलाएंगे तो हमारा बनेगा IAIO और IAIO का मतलब होता है रक्त समूह हो गया हमारा A। अब इसी IA को दूसरे IO के साथ मिलाएंगे तो वापस हमारा बनेगा IAIO और रक्त समूह आपका हो जाएगा A। अब नंबर आया है IB का। IB को पहले IO के साथ मिलाएंगे, IBIO बनेगा, रक्त समूह हमारा हो जाएगा B। आगे IB को IO के साथ मिलाएंगे, वापस हमारा IBIO बनेगा और रक्त समूह हमारा हो जाएगा B। यानी आप यहां पर देख रहे हैं कि जो संभावनाएं हमारी आई है उनमें या तो रक्त समूह होगा A या फिर रक्त समूह होगा B। कोई भी ऐसा चांस है ही नहीं कि यहां पर संतानों का रक्त समूह AB मिले। 2 A हैं और 2 B हैं, इस वजह से 50% संभावना A की और 50% संभावना B की है। यहां पर AB रक्त समूह पाए जाने की संभावना ही नहीं है। यानी आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये पूछा भी जा चुका है कि AB पिता हो और O माता हो तो AB रक्त समूह पाए जाने की कितने प्रतिशत संभावना, आंसर आपका हो जाएगा 0%। एक भी संतान AB और O वाली नहीं होगी। O का भी अगर पूछा जाए तो उसका भी आंसर होगा 0। अगर पूछा जाए कि कौन सा रक्त समूह पाया जा सकेगा, ऑप्शन A, ऑप्शन B, C दोनों, तो आपका आंसर होगा दोनों। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है RH कारक या रीसस कारक। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं रीसस कारक क्या है। हमने देखा कि एंटीजन और एंटीबॉडी हमने सारा देख लिया, लेकिन उसके बाद भी रक्त चढ़ाने में दिक्कत आती है और वो दिक्कत दूर करने के लिए लैंडस्टीनर और वीनर ने मकाका रीसस बंदर पर प्रयोग करके रक्त की आरबीसी में एक नई प्रोटीन का पता लगाया और उस प्रोटीन को ही उन्होंने नाम दिया RH कारक। रीसस कारक इसलिए बोलते हैं क्योंकि रीसस बंदर पर खोज की गई थी। आगे बढ़ते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए RH कारक कहां मौजूद होंगे, आरबीसी में। तो अगर A रक्त समूह है, RH कारक उपस्थित है तो A+ और RH कारक नहीं उपस्थित है तो A नेगेटिव हो जाएगा। यानी RH कारक है तो पॉजिटिव, RH कारक नहीं है तो नेगेटिव रक्त समूह। B में RH कारक है तो पॉजिटिव और B में RH कारक नहीं है तो B नेगेटिव। AB में RH कारक है तो AB पॉजिटिव, नहीं है तो AB नेगेटिव। O में RH कारक है तो O पॉजिटिव और नहीं है तो O नेगेटिव। तो आप देख रहे हैं रक्त हमारा अगेन चार भागों में था और अब ये बढ़ चुका है 8 भागों में, 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव। याद आपको क्या रखना है, यहां पर O- को सर्वदाता कहते हैं और AB+ को सर्वाग्राही कहते हैं। ज्यादातर को ये बात बहुत कम पता होती है क्योंकि हमको पता होता है O को सर्वदाता और AB को सर्वाग्राही कहते हैं, लेकिन आप लोग यहां पर याद रखेंगे O- को सर्वदाता कहते हैं और AB+ को सर्वाग्राही कहते हैं। न तो O+ सर्वदाता है न ही AB- सर्वाग्राही है। दूसरा पॉइंट आप लोग यहां पर याद रखेंगे, कभी भी पॉजिटिव व्यक्ति का रक्त नेगेटिव को नहीं दिया जा सकता है। यानी A पॉजिटिव A नेगेटिव को रक्त नहीं दे सकता, B पॉजिटिव B नेगेटिव को रक्त नहीं दे सकता। पॉजिटिव व्यक्ति का रक्त नेगेटिव को नहीं दे सकते। तीसरा पॉइंट है, लेकिन RH नेगेटिव व्यक्ति RH पॉजिटिव व्यक्ति को रक्त दे सकता है। A- को रक्त दे देगा, B- B+ को रक्त दे देगा। नेक्स्ट पॉइंट है,
कभी कभार इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किन व्यक्तियों की होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या सबसे ज्यादा होगी संसार में, और सबसे कम जो जनसंख्या होती है ओ नेगेटिव, यानी जो सर्वदाता जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं संसार में। ओ नेगेटिव व्यक्तियों की संख्या सबसे कम होती है और बी पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आरएच कारक पे बेस्ड एक रोग होता है, नाम है उसका एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, या फिर इसे गर्भ रक्ताणु कोरकता भी कहा जा सकता है, और ये डिपेंड करता है आरएच कारक के ऊपर, यानी इसका मतलब होता है गर्भ में बच्चे की मृत्यु होना। तो देखते हैं कब होता है ये, कब इसकी संभावना होती है। जब आरएच पुरुष का विवाह आरएच माइनस स्त्री के साथ हो तब गर्भ रक्ताणु कोरकता की समस्या उत्पन्न होती है। पहला क्वेश्चन यहीं से ही पूछ लिया जाता है, इसकी पहली लाइन से ही क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में कि गर्भ रक्ताणु कोरकता होता है, तो आपका आंसर होगा जब आरएच पुरुष का विवाह, आरएच धनात्मक पुरुष का विवाह आरएच ऋणात्मक स्त्री के साथ हो तब इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होगी। क्या होगा, स्त्री का विवाह होने के बाद जब गर्भ में प्रथम संतान आरएच पॉजिटिव हो तो क्या होगा दोस्तों, ये प्रथम संतान तो आसानी से जन्म इसका हो जाएगा, परंतु अपने जन्म के साथ यह माता के रक्त में आरएच प्रतिरक्षी छोड़ जाएगी। ये आरएच प्रतिरक्षी क्या करेंगे, अगर मान लीजिए अगली संतान भी आरएच पॉजिटिव हुई तो ये आरएच प्रतिरक्षी इस आरएच पॉजिटिव संतान की आरबीसी के साथ समूहन करने लगेंगे, यानी ये आरएच प्रतिरक्षी उस सेकंड आरएच प्लस संतान की आरबीसी को नष्ट कर देंगे, और नष्ट कर देंगे तो उससे क्या होगा, उस भ्रूण की गर्भ में ही मृत्यु हो जाएगी। यानी प्रथम आरएच प्लस संतान का जन्म तो आसानी से हो जाता है, लेकिन द्वितीय आरएच प्लस संतान की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है, और इस चीज को ही हम क्या बोलेंगे, गर्भ रक्ताणु कोरकता कहेंगे। यानी गर्भ रक्ताणु कोरकता किस पे डिपेंड करता है, आरएच कारक के ऊपर डिपेंड करता है। आरएच नेगेटिव स्त्री के गर्भ में आरएच पॉजिटिव बच्चा आए तब यह रोग होता है। निवारण क्या करेंगे, जब भी पहली आरएच प्लस संतान जन्म लेगी उसके 72 घंटे के अंदर माता को आरएच जीरो कारक या रहुगामी प्रतिरक्षी या आईजीजी प्रतिरक्षी का इंजेक्शन लगाया जाता है। तीनों एक ही तरह के इंजेक्शन हैं, नाम अलग अलग हैं, तीनों आपको याद रखना चाहिए। और इस इंजेक्शन के लगाने से आरएच प्रतिरक्षी जो बने थे पहली संतान के जन्म के बाद वो पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और दूसरी संतान का जन्म भी आसानी से हो पाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। एक नोट आप लोग याद रखेंगे कि जब भी हम रक्त को स्टोर करते हैं तो उसको स्टोर किया जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, ब्लड बैंकों में रक्त को स्टोर किया जाता है। एक और चीज आपको यहां पर याद रखनी है कि 1 यूनिट जब हम रक्तदान करते हैं, 1 यूनिट रक्त को देते हैं किसी दूसरे को, तो 1 यूनिट का मतलब होता है 450 ml। 1 यूनिट में 450 ml रक्त निकाला जाता है। 1 यूनिट में 450 ml रक्त हम डोनेट करते हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और कुल मात्रा पूछूं तो ये हमने पढ़ा हुआ है, 5 से 6 लीटर जो रक्त है वो पाया जाता है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और भी हमारा बचा हुआ है। हमारे अंदर जो रोगों से रक्षा करने वाले प्रतिरक्षी होते हैं उन्हें इम्यूनोग्लोबिन प्रतिरक्षी भी कहते हैं, और ये कुल 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन प्रतिरक्षी हमारे अंदर पाए जाते हैं। ये भी हमको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछ लेते हैं। पहला प्रतिरक्षी जो आपने अभी अभी देखा, आईजीजी प्रतिरक्षी, इम्यूनोग्लोबिन गामा, फुल फॉर्म हो जाएगी इम्यूनोग्लोबिन गामा। क्या इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भ्रूण को पोषण देने वाली प्लेसेंटा या अपरा या नाभि रज्जु कोशिकाओं को ये पार कर सकता है। यानी आपने देखा होगा कि जब शिशु जन्म लेता है तो उसकी नाल निकलती है और उसको पार कर सकता है आईजीजी, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा प्रतिरक्षी है आईजीएम,
निर्माण इसका जो होता है बीटा लिम्फोसाइट जो WBC का प्रकार है वहां पर होता है। और ये जो क्या करती है, किसी भी रोगाणु के शरीर में जब प्रवेश हमारे शरीर में करेगा तो सबसे पहले जो निर्माण होगा वो IgM का ही होगा। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले कौन सा प्रतिरक्षी बनता है, आंसर हो जाएगा IgM। नेक्स्ट आता है IgA, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि पूछा जाता है माता के दूध में कौन सा प्रतिरक्षी पाया जाता है, आंसर होगा IgA। और ये क्या करेगा, श्वास नली जो होगी उसको रोगाणुओं के संक्रमण से ये क्या करेगा, बचाएगा। श्वास नली और भोजन नली को रोगाणुओं के संक्रमण से IgA बचाता है और माता के दूध में पाया जाता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रतिरक्षी आ रहा है IgE। ये दोस्तों बेसोफिल्स और मास्ट कोशिकाओं में पाया जाता है और ये बेसोफिल से क्रिया करके एलर्जी के लिए क्या होता है, ये जिम्मेदार होता है। हमने ये पढ़ा भी था कि बेसोफिल्स एलर्जी हिस्टामिन प्रोटीन मिलेगा जो एलर्जी के लिए जिम्मेदार होगा और मास्ट कोशिकाओं से क्रिया ये करता है। लास्ट है IgD, ये जो पाया जाता है बीटा लिम्फोसाइट कोशिकाओं की सतह पर पाया जाता है और उन्हें उत्तेजित करता है एंटीबॉडी निर्माण के लिए। बीटा लिम्फोसाइट ही एंटीबॉडी बनाती है और उन्हें उत्तेजित कौन करता है, IgD इम्यूनोग्लोबिन हमारा उत्तेजित करता है। तो ये था दोस्तों आज हमारे ब्लड ग्रुप्स, आप लोगों को समझ आया होगा और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हमारा ये ब्लड सर्कुलेशन पार्ट 3 था वो कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो वीडियो बेस्ड होगा हमारा वो सर्कुलेशन सिस्टम के मॉक टेस्ट के ऊपर बेस्ड होगा। तो आप लोग तीनों वीडियो आराम से अच्छे से देखें और उसके बाद जो है वो सर्कुलेशन सिस्टम का मॉक टेस्ट आप लोग अटेम्प्ट करें। आप हमारा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।